वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बायो में, वो है कोशिका या फिर सेल आप कह सकते हैं। बेसिकली अगर कोशिका देखे जाए तो जीवों में यानी जो प्राणी होते हैं उनमें क्या होती है, उनकी रचनात्मक, क्रियात्मक और क्या होती है, उनमें आनुवांशिक इकाई होती है। रचनात्मक दैट मीन्स उनके पूरे जो भी स्ट्रक्चर्स होंगी, उनकी हर एक स्ट्रक्चर में कोशिकाएं होंगी, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए। उसके बाद कार्यात्मक यानी उसको काम करने के लिए, जैसे हमारा मानव शरीर है, हम काम करते हैं तो उसमें कोई ना कोई कोशिका क्या होती है, योगदान रहता है। दूसरा आनुवांशिक, आनुवांशिक मतलब दर पीढ़ी दर हमें वैसा ही मतलब जैसे ही कोशिकाएं मिलती है, जैसे पेड़ों में ले लिया जाए, आम के पेड़ हैं तो वो आनुवांशिक रूप से वैसे ही रहते हैं। वो आम का अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रजाति है तो फिर अगर उसी के बीज को बोया जाए तो उसी प्रजाति का ही पेड़ उगता है। ओके, ये हो गया आनुवांशिक से रिलेटेड। अब अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो कोशिकाओं में खुद की क्या होती है, अपनी खुद की उपापचय क्रियाएं होती हैं। दूसरी चीज, इनके आकार और इनके मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो इनके रूप, आकार और संख्या में भी काफी भिन्नता पाई जाती है। और कई जहाँ कोशिकाएं बड़ी होती है और कई कोशिकाएं छोटी होती है, वो उनके डिपेंड करता है उनके कार्य कैसे कैसे है उसके अकॉर्डिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक जो मैंने नॉलेज बता दिया कोशिकाओं से रिलेटेड। अब देखते हैं उसके बारे में। कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जो मैंने पहले आपको बताया। संरचनात्मक के अंदर आपकी जो रचनात्मक क्रिया अनुवांशिक है वो दोनों आते हैं, ठीक है। कि कार्यात्मक इकाई यानी बेसिक अगर देखा जाए तो हमारी क्या है, कोशिका ही है, जिसे इंग्लिश में सेल कहा जाता है, या जीवन की आधारभूत इकाई है। अगर ये नहीं होगी तो जीवन नहीं होगा बेसिकली। और इसकी जो खोज हुई थी, इम्पोर्टेंट है, इसकी जो खोज हुई थी कब हुई थी, 1665 में हुई थी, ठीक है। और किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने इनकी खोज की थी। तो बेसिकली ये याद रखिएगा कि इसकी खोज कब हुई थी, 1665 में, और किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं, जीवित कोशिकाओं की जो खोज सर्वप्रथम किसने की थी कि कोशिकाएं जीवित होती है, तो किसने की थी, एंड्रो वॉन ल्यूवेक हॉक ने की थी, ठीक है। एंड्रो वॉन ल्यूवेक हॉक ने की थी। अब बेसिकली अगर कोशिकाओं के बारे में हम जितनी भी चीजें पढ़ती हैं वो बायो में पढ़ते हैं। बायो दो टाइप के होते हैं, एक तो हमारा जियोलॉजी होता है, दूसरा बॉटनी होता है। जियोलॉजी के अंदर देखा जाए तो जीवों से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो जियोलॉजी के अंदर पढ़ी जाती हैं, और बॉटनी के अंदर जितने भी पेड़ पौधों से रिलेटेड होती है उन सब चीजों के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत, बेसिकली कोशिकाओं का जो सिद्धांत है जियोलॉजी में, ठीक है, किसने दिया था, स्वीडन ने दिया था। किसने दिया था, स्वीडन ने दिया था। और इसी चीज को बॉटनी में किसने दिया था, कोशिकाओं का सिद्धांत, स्वान ने दिया था। और कब दिया था, 1839 में। तो दो चीज अलग अलग यहाँ हो जाएगा, जो जियोलॉजी और बॉटनी में दोनों में कोशिकाओं का सिद्धांत किसने दिया था अलग अलग, जियोलॉजी में स्वीडन और अपना बॉटनी में स्वान ने दिया था, ठीक है। और कब दिया था, 1839 में। अब बात करते हैं, अब दिमाग में ये आता है कि सबसे बड़ी कोशिकाएं क्या होंगी और सबसे छोटी कोशिकाएं क्या होंगी। दूसरी चीज, मानव शरीर में सबसे बड़ी क्या है और सबसे छोटी क्या है। ओके, तो सबसे बड़ी कोशिका अगर बात की जाए तो ये क्या है, शुतुरमुर्ग का क्या होता है, अंडा, जिसे ऑस्ट्रिच कहा था। शुतुरमुर्ग जो है, शुतुरमुर्ग का अंडा काफी बड़ा होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो वो स्टार्टिंग कोशिकाओं का स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ये याद रखिए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग के अंडा होता है। अब इसकी बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका की, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका की, तो माइक्रो प्लाज्मा, ठीक है, माइक्रो प्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइक्रो प्लाज्मा। अब बात करते हैं मनुष्य के अंदर, तो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूरॉन भी कहा जाता है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, और जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। अब बात होती है कि एक कोशीय जीव, एक कोशीय जीव, एक कोशीय जीव का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक मतलब एक कोशिका हो, वो क्या कहलाता है, एक कोशीय जीव कहलाता है।
और मानव जो है वो बहुकोशिकीय, मतलब अलग अलग टाइप के बहुत सारे कोशिकाओं को मिलके हमारा क्या बना है, मानव शरीर बना है। तो एक कोशिकीय जीव अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है, अमीबा। तो अमीबा कैसा है, एक कोशीय जीव होता है, ठीक है। और उसमें खुद का भोजन ग्रहण करने का और उसे बोलना चाहिए उपापचय की जो क्रिया मैंने बताई, कोशिकाओं में स्वयं की उपापचय की क्रिया होती है। दैट मीन्स अमीबा जो है ना तो उसके देखा जाए तो उसका जो बॉडी है वो एक ही है, एक ही कोशिका है, ना तो उसके हाथ है, ना पैर है, ना सिर है। तो बेसिकली ये करता क्या है, तो ये अपना खुद का भोजन ग्रहण करता है और उसे उपापचय करने की पूरी क्रिया भी करता है ताकि वो जीवित रह सके, ठीक है। उसके कोशिकाओं का जो अध्ययन किस चीज से किया जाता है, कोशिकाएं बहुत छोटी होती है, ठीक है, तो इन्हें क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। माइक्रोस्कोप या फिर से क्या कहा जाता है, सूक्ष्मदर्शी। इससे ही हम देख पाते हैं, मतलब अपने नॉर्मल आंखों से उसे नहीं देख पाते। बहुत से प्रैक्टिकल हमने स्कूल लाइफ में भी किए होंगे, ठीक है, प्याज से रिलेटेड किए होंगे, और जो हमारा ब्लड है, ब्लड सेल्स, वो सारी की सारी चीजें कोशिकाओं से बनी हुई है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं कि बेसिकली जो हमारे कोशिकाओं के अध्ययन से रिलेटेड वो विज्ञान है उसे क्या कहा जाता है। जैसे कि कोशिकाओं से रिलेटेड जितनी भी चीजें की जाती है उस चीज के उस अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उस अध्ययन को बेसिकली क्या कहता है, साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। अब जीवों में देखते हैं, बेसिकली जीवों में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो जीवों में अगर देखा जाए तो 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहली कोशिका का नाम है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी कोशिका का नाम है यूकैरियोटिक कोशिका। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अगर बेसिकली देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, ठीक है। बेसिकली इस कोशिकाओं में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से क्रोमोसोम भी नहीं बन पाते। क्रोमोसोम को बनने के लिए कौन सा प्रोटीन की जरूरत होती है, हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत होती है। तो जिसकी वजह से क्रोमोसोम नहीं बन पाता, और जो इसमें यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो डीएनए होती है, डीएनए का जो सूत्र होता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो उसकी सारी जो नॉलेज होती है, ठीक है, वो डीएनए में मौजूद होती है। तो डीएनए का जो सूत्र है इसमें क्या होता है, गुणसूत्र के रूप में विद्यमान रहता है। और इसमें कोई बेसिकली इस वजह से इसमें क्या होती है, केंद्रक भी नहीं पाए जाते और इसमें कोई अलग से आवरण भी नहीं होती। जैसे कि हर एक कोशिकाओं में देखी जाए तो उसमें पर्टिकुलर एक आवरण होता है, बट इसमें आवरण भी नहीं पाया जाता, ना ही केंद्रक पाया जाता। ओके, ये वो इसकी नॉलेज। अब इसमें रिलेटेड देख लेते हैं, इसमें केंद्रक कला तथा केंद्रक, ठीक है, केंद्रक कला तथा केंद्रक तथा सुविकसित कोशिकाओं का अभाव होता है। दैट मीन्स इसमें क्या होता है, देखिए केंद्रक भी नहीं होता, मैंने बता दिया कि किस वजह से नहीं होता, और इसमें सुविकसित कोशिकाओं का भी अभाव होता है, दूसरी केंद्रक कला का भी अभाव होता है। अब इसमें 705 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो बेसिकली कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 705 प्रकार के पाए जाते हैं। ओके, आप इससे रिलेटेड देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। बेसिकली इसके एग्जाम्पल देखे जाए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल है जीवाणु, दूसरा है विषाणु, उसके बाद बैक्टीरियोफेज, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो नीलहरित शैवालें हैं। तो बेसिकली आपसे बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीवाणु और नीलहरित कोशिकाओं, नीलहरित शैवालों में किस टाइप की कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो किस टाइप की कोशिकाएं होती हैं, तो वो किस टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, और उसमें किस चीज का अभाव होता है, हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं, सेकंड में आपका है यूकैरियोटिक कोशिकाओं से रिलेटेड देखते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बेसिकली क्या होता है, इनमें केंद्रक कला और तथा पूर्ण विकसित कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। दूसरी चीज, इनमें कितनी प्रकार के, अब इसमें देखा जाए तो इसमें क्या होता है, बेसिकली
इसमें क्या होता है, इस कोशिकाओं में एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। दोहरी झिल्ली दैट मीन्स उसका जो आवरण होता है वो दोहरी झिल्ली से होता है। दूसरी चीज इसमें क्या होता है, केंद्रक जो आपके पाए जाते हैं, क्योंकि इसकी जो केंद्रक इसमें जो मौजूद होते हैं वो भी क्या होती है कि उस केंद्रक जो होती है वो केंद्रक आवरण से घिरी होती है। आवरण दैट मीन्स उसको प्रोटेक्ट करने वाला, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, केंद्रक आवरण से घिरी हुई होती है केंद्रक। तो इसमें केंद्रक कला तथा पूर्ण विकसित कोशिकाएं पाई जाती है। अब दूसरा चीज, अगर इसमें आपसे पूछा जाए राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा कि इसमें 805 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर हम इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखें तो 705 प्रकार के पाए जाते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी 705 को आपको 70s से भी मेंशन करता है और इसे कैसे करता है, 80s से भी मेंशन करता है, ओके। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की। तो बेसिकली शैवाल हो गया और सभी विकसित जंतु, ठीक है, इसमें मानव भी आते हैं, सभी विकसित जंतु एवं पादप कोशिकाएं, ठीक है। बेसिकली ये हुआ आपकी नॉलेज किसके बारे में, कोशिकाओं के प्रकार के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो था हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा क्या था, यूकैरियोटिक कोशिका। दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं प्लांट के जो सेल्स हैं, मतलब जिस स्टेप में सेल्स प्लांट में पाए जाते हैं और जिस स्टेप में एनिमल्स में सेल्स पाए जाते हैं और उनके मेन पार्ट्स जो कि इन दोनों में कॉमन है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट सेल्स में लेते हैं। प्लांट सेल्स में आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये ग्रीन वाली जो आपको लाइन दिख रही है, ओके, ये एकदम आउटर साइड होता है और ये क्या कहलाता है, सेल वॉल, ओके, जिसे हिंदी में कहा जाता है कोशिका भित्ति। इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं कि इसे क्या कहा जाता है, इसके बाद इसका डिटेल हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सेल भित्ति के बाद यानी कोशिका भित्ति जिसे कहा जाता है या सेल वॉल के बाद जस्ट जो अंदर वाला पार्ट आता है, जो आपको क्या दिख रहा है, ये ब्लैक कलर वाला जो लाइन दिख रहा है, इसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन्स मतलब होता है कोशिका झिल्ली, एक ऐसी झिल्ली होती है जो कोशिका को घेरी हुई रहती है, ओके। इसके जस्ट बाद जैसे ही कोशिका भित्ति या सेल मेम्ब्रेन्स के हम अंदर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर आपको कैसे दिख रहा है, एक लिक्विड दिख रहा है, जिसे मैंने क्या कर दिया, ब्लैक डॉट से मेंशन किया है। इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब इसके अंदर बहुत सी चीजें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिख रही है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका न्यूक्लियस, जिसे कहा जाता है केंद्रक, ठीक है। अब जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल्स के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एक बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके आगे जो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सिमिलरली कुछ ऐसा यहाँ भी है। अब इस न्यूक्लियस जिसे केंद्रक कहा जाता है, उसके अंदर आपको क्या एक और डॉट दिख रहा होगा, जिसे मैंने रेड से मेंशन किया है, ये न्यूक्लियोस कहलाता है, जिसे केंद्रिका कहा जाता है, ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आपको ब्लू कलर की पर्टिकुलर एक लाइन दिख रही है, उसे कहा जाता है ग्लॉजी बॉडी या फिर ग्लॉजी काय भी कहा जाता है। अब अगर देखें तो मैंने दो डॉट्स बनाए हैं अलग अलग कलर में, एक तो ग्रीन है और एक आपको ब्लू में दिख रहा हुआ। तो जो ब्लू कलर के डॉट्स हैं उसे कहा जाता है राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। और जो मैंने ग्रीन कलर के डॉट्स बनाए हैं उसे कहा जाता है हरित लवण, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है और ये भोजन बनाने का काम करते हैं बेसिकली, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवण। इसके बाद ग्रीन होने के बाद और ये ब्लू वाले के बाद बेसिकली इस जो छोटे से पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, उसके अंदर एक रेड डॉट दिख रहा है, ये जो पूरा है वो आपका क्या लगता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद मेन जो रेफरेंस होता है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में, वो बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि प्लांट सेल्स में आपका रसधानी, जो कि बेसिकली देखा जाए तो न्यूट्रल होता है, ठीक है, जो रसधानी होता है उसका साइज काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल्स के। आपको दिख रहा है यहाँ पर छोटा हो रहा है,
ओके, रसधानी या वैकुलस भी कहा जाता है। अब इसके बाद इस पूरे पार्ट्स के होने के बाद हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल एनिमल्स और जो प्लांट सेल्स के मेन पार्ट्स, मतलब इसमें हमने वो पार्ट्स लिए हैं जो कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में कॉमन है। तो सेम चीज आपको यहाँ भी मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टार्ट होगा सेल वॉल से, ठीक है, जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है, स्टार्टिंग होता है ये सेल का। इसके बाद जैसे ही सेल वॉल के अंदर जाते हैं, सेल वॉल के अंदर आपको क्या मिलेगा, सेल वॉल के अंदर पहले हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल मेम्ब्रेन। आप देखेंगे कि दोनों में कॉमन पार्ट्स क्या है जो कि हमें एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों में मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, रसधानी, ठीक है, रसधानी जिसे वैकुलस भी कहा जाता है। ये बेसिकली क्या होता है, प्लांट सेल्स में बड़ा होता है और एनिमल सेल्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे और बहुत सारे होते हैं। ओके, इसके बाद हम डिटेल पढ़ेंगे, पहले हम फिगर को मेंशन आउट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो जो आपको रेड कलर का दिख रहा है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि राइबोसोम जो हमने पढ़ा था, यहाँ पर डॉट डॉट जो ब्लू कलर की डॉट्स है वो लिया है, ठीक है, और यहाँ पर हमने राइबोसोम भी ब्लू कलर के डॉट्स में लिया है, जो कि किसमें है, अगर देखा जाए तो ER में अपना राइबोसोम है। अब ER क्या है, अंतःप्रदत्त जालिका कहलाती है। इसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट हमने यहाँ पर देखा था कि क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या होता है, जो आपका ये ग्रीन कलर का डॉट है, ठीक है, तो यहाँ भी क्लोरोप्लास्ट होता है। दूसरी चीज इसके बाद है साइटोप्लाज्म, जो यहाँ पर लिक्विड वाला पार्ट होता है। जाहिर सी बात है कि हर एक कोशिका के अंदर अपना एक लिक्विड पार्ट होगा जिसमें सारी चीजें, यानी न्यूक्लियस हो गया, आपका राइबोसोम हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है उसमें गमन करती है। ओके, तो ये हुआ डिस्क्रिप्शन कि आपके बायोलॉजिकल एनिमल्स और प्लांट सेल्स में मेन पार्ट क्या है। अब इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि कोशिकाओं में जितने हमने पार्ट्स पढ़े हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था सेल वॉल। सेल वॉल को क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है, ठीक है। अब बेसिकली सेल वॉल जो होता है, यानी कोशिका भित्ति जो होती है, वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ठीक है। मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और मैं इसको डिक्टेट कर देती हूँ कि मैंने क्या लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। पादप कोशिका मीन्स जो पेड़ पौधों से रिलेटेड है, और यहाँ पर जो ये कोशिका बनी होती है, यानी कोशिका भित्ति, जो पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति बनी हुई होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और ये बेसिकली क्या करता है, जो कोशिका भित्ति होता है उसकी आकृति यानी साइज एंड शेप, यानी इसके आकार को निर्धारित करता है, किस टाइप का उसका आकार होगा और उसकी आकृति कैसे होगी वो निर्धारित करता है। लेकिन यही चीज हमने किसने पढ़ा था, जंतु कोशिकाओं में भी क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है। मैंने यहाँ पर क्या कहा कि पादप कोशिकाओं में सेल वॉल पाया जाता है, जो कि किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। लेकिन जो जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल पाया जाता है, यानी जीवाणुओं में जो पाया जाता है, वो बेसिकली किसका बना होता है, पेंट्रीडोगल कोन का बना होता है, ठीक है, पेंट्रीडोगल कोन का बना हुआ होता है। तो ये दो डिफरेंस हुआ इन दोनों में कि दोनों की जो कोशिका भित्ति होती है दोनों में सेम होती है, लेकिन अलग अलग चीजों से बनी होती है। ये सेलुलोज से बना होता है, ये पेंट्रीडोगल कोन का बना हुआ होता है। इसके बाद सेल यानी सेल वॉल के अंदर जब हम जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेल मेम्ब्रेन, जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली बेसिकली अगर देखा जाए तो कोशिका का जो मेन अवयव होता है, ठीक है, कोशिकाओं के अवयव जो होते हैं ये क्या होती है, एक बेसिकली पतली सी झिल्ली होती है, ठीक है। जैसे हम सेल वॉल के अंदर जाते हैं तो हमें क्या दिखाई देती है, एक झिल्ली दिखाई देती है, जो कि कोशिकाओं के मेन अवयव होते हैं, और ये बेसिकली पतली झिल्ली से घिरा होता है। अगर ये झिल्ली नहीं होगा तो क्या होगा कि जैसे एग्जाम्पल आपके पास एक पर्टिकुलर पानी भरा हुआ, उस झिल्ली में आपने उस पानी को रखा है, तो वो उसको क्या कर रही है, पर्टिकुलर शेप भी दे रही है और उसका साइज भी निर्धारित कर रही है। दूसरी चीज जो कि वो बाहर की वॉल हो गया ना, ठीक है, वो सेल वॉल की तरह काम कर रहा है। अब उसके अंदर अगर मेन देखा जाए
कि अगर कोशिका झिल्ली नहीं हुई तो सारा लिक्विड कहाँ हो जाएगा, बाहर चले जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो कोशिकाओं का ये मेन अवयव होता है और ये क्या होती है, एक पतली सी झिल्ली होती है, ठीक है। और इस पतली सी झिल्ली को क्या कहा जाता है, अर्ध पारंगम झिल्ली कहा जाता है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेमी पेरिम्बल मेम्ब्रेन। अब इसके बाद अब इसका मेन काम क्या होता है, देखिए कोशिकाओं को क्या होता है, उनको भोजन करना होता है, ठीक है। भोजन करने के साथ साथ क्या करना होता है, कुछ चीजें अंदर लानी होती है कोशिकाओं को, कुछ चीजें बाहर ले जानी होती है। तो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर लाने का निर्धारण कौन करता है, यानी बाहर से अंदर और अंदर से बाहर पदार्थों का निर्धारण कौन करता है, हमारा कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम क्या हुआ कि बाहर की चीजों को अंदर लाना है, अंदर की चीजों को बाहर लेके जाना है। और बेसिकली ये होता क्या है, पतली सी झिल्ली होती है और ये कोशिका का मेन अवयव होता है, ठीक है। अब थर्ड हम देखते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हिंदी में कहा जाता है तारक काय, ठीक है। सेंट्रोसोम को हिंदी में कहा जाता है तारक काय और इसकी खोज किसने की थी, बोबेरी ने की थी। याद रखिएगा, इसकी खोज किसने की थी, बोबेरी ने की थी। अब ये होता क्या है, ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिकाओं में। तो ये चीज ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट ये हुआ कि तारक काय किसमें पाया जाता है, आपसे पूछ दिया जाए तो ये सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये जंतु कोशिकाओं में क्यों पाया जाता है। देखिए ये क्या होता है, एक बेसिकली इसमें देखा जाए तो एक या दो कण वाली संरचना होती है, ठीक है। इसके अंदर यानी बोला जाए तारकाय के अंदर एक या दो कण वाली संरचना होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीयोल, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीयोल। और ये बेसिकली इसका काम क्या है, यानी मैं अगर पूछूं तारकाय का बेसिकली काम क्या है, तो तारकाय का काम क्या होता है, देखिए समसूत्र विभाजन हमने पढ़ा है कि बेसिकली इंसानों के अंदर जो भी जेनेटिक चीजें होती हैं, ठीक है, तो वो सब चीजें किसकी वजह से होता है, डीएनए, आरएनए, ये सब की वजह से होता है। तो जब समसूत्र का विभाजन होता है तो वो जो समसूत्र के बीच जो ध्रुव होते हैं, ध्रुवों का निर्माण करने में ये मुख्य काम करता है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि तारकाय बेसिकली क्या है, तो ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और ये समसूत्र विभाजन के समय ध्रुवों का निर्माण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरी चीज, इसमें एक या दो कण की संरचना वाले होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, सेंट्रीयोल। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंतःप्रदप जालिका। मैंने जब डायग्राम में आपको बताया था तो उसे ER से मेंशन किया था। बेसिकली अगर आप डायग्राम में रिवर्स करके देखेंगे तो ER जो है वो हमारा किन दोनों के बीच आता है, केंद्रिका झिल्ली और कोशिका कला, ठीक है। मतलब केंद्रिका झिल्ली मतलब एक आपको पर्टिकुलर यहाँ पर जब मैंने डायग्राम बनाया था तो यहाँ पर कुछ ऐसा था और यहाँ पर ऐसे केंद्रक था, इसके बीच में ये था, तो ये क्या कहलाता था, हमारा ER। और इसी पे क्या था, एक डॉट डॉट मैंने बनाया था जो कि राइबोसोम था, ओके। अब इसके बाद हम डिस्कशन देखते हैं। ये क्या कहता है, केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली और कोशिका कला, इन दोनों के बीच में संबंध रखता है, मतलब इन दोनों के बीच में ER आता है। अब दूसरी चीज, इस ER में क्या होता है, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इन कणों को कहा जाता है राइबोसोम। जो मैंने आपको बताया था कि इसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिसे राइबोसोम कहा जाता है। अब बेसिकली अगर पूछा जाए कि ER यानी आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या है, तो ER का मुख्य कार्य वो होता है उन सभी वसा, देखिए हमारे शरीर में वसा, प्रोटीन, ये सारी चीजें होती है, ठीक है।